Good morning, students. This is the biology first chapter, chapter number 6, life processes. This chapter is very important for all of the class 10th student. Minimum 5 marks and maximum 10 marks you will get out of 80 when you completely prepare these chapters. So if any chapter you are able to get 5 plus score, then that chapter is very important. Okay. So life processes. First of all, we have to understand what is definition of life processes. Actually, life process is not a single processes. Life processes is a group of processes. So word processes is a plural form. Okay. So definition of life process is that life process is a group of processes which together perform to maintain the life. Okay, you all should note this definition. Again, life processes is a group of processes which together perform to maintain the life. How do we tell the difference between what is alive and what is not alive? हम लोग कैसे डिफरेंस पता करेंगे कि कोई चीज़ जिंदा है कि जिंदा नहीं है? If you see a dog running, or a cow chewing cud, or a man shouting loudly on the street, we know that these are living beings. What if the dog or the cow or the man were asleep? क्या कर रहा है? यदि एक कुत्ता दौड़ रहा है, गाय पगुरी कर रही है, मैन चिल्ला रहा है, तो इस सब की एक्टिविटी से आप देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि सब लिविंग बींग्स हैं. लेकिन यदि क्या हो जब ये सब सो रहे हो तो आप इनको डेड तो कहते नहीं हो. वी शुड स्टिल थिंक दैट दे वर अलाइव. बट हाउ डिड वी नो दैट? और हमें कैसे पता चलता है कि वे अलाइव हैं? वी सी देम ब्रीदिंग एंड वी नो दैट दे आर अलाइव. हम लोग उनको सांस लेते हुए देखते हैं, इससे हमको पता चलता है कि वो जिंदा हैं. व्हाट अबाउट प्लांट्स? प्लांट्स के बारे में क्या कहना है? हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव? हमें कैसे पता चलता है प्लांट जिंदा है? ना प्लांट दौड़ता है, ना प्लांट चिल्लाता है, हाँ? ना प्लांट को कोई खाना खाते हुए मुंह से पगोरी करते हुए देखा है. तो प्लांट कैसे अलाइव है? वी सी देम ग्रीन, सम ऑफ अस विल से. कुछ लोग कहेंगे कि वो हरे रंग के होते हैं इसलिए जिंदा हैं. हरे रंग का होने का और जिंदा होने का क्या संबंध है? वही ग्रीन कलर है तो आप लोग क्लास 9 में पढ़े हो. वही ग्रीन कलर किस वजह से है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से. क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? किचन हाउस ऑफ द सेल. और इसी वजह से ग्रीन कलर होने की वजह से ही प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं. इन सारी एक्टिविटी को यदि हम ध्यान देखें तो प्लांट क्या है? लिविंग बींग्स हैं. ठीक है. बट व्हाट अबाउट प्लांट्स दैट हैव लीफ ऑफ कलर अदर देन ग्रीन्स? कुछ प्लांट्स के कलर के लीफ के कलर क्या होते हैं? ग्रीन के अलावा दूसरे कलर के भी होते हैं. उन लोगों के बारे में हम क्या कहेंगे? क्या वो लिविंग बींग्स हैं? तो कुछ लोग कहेंगे दे ग्रो ओवर टाइम सो वी नो दैट दे आर अलाइव. सम विल से. इसका मतलब कुछ लोग कहेंगे कि वो समय के साथ बढ़ते हैं, उनकी लंबाई ग्रोथ करती है, भले वो ग्रीन कलर के हों या ना हो. यानी जिस किसी का भी समय के साथ लंबाई बढ़े, ग्रो करे, साइज बढ़े, वो क्या है? लिविंग बींग्स है. इन अनदर वर्ड, we tend to think of some sort of movement either growth related or not as a common evidence for being alive. क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हम लोग लिविंग के लिए एक एविडेंस ले सकते हैं कि मूवमेंट तो होगा, वो मूवमेंट ग्रोथ रिलेटेड भी हो सकता है और नॉन ग्रोथ रिलेटेड भी हो सकता है. यदि ऐसा मूवमेंट है तो वो चीज़ क्या है? अलाइव. चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो. बट अ प्लांट दैट इज नॉट विजुअली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव एंड सम एनिमल कैन ब्रीथ विदाउट विजुअल मूवमेंट. क्या कर रहा है? कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें ग्रो तो करता है लेकिन इतना स्लोली ग्रो करता है कि वो दिखाई नहीं देता है, अंदाज़ा नहीं ला सकते उसमें ग्रो हो भी रहा है. और कुछ एनिमल ब्रीथिंग विदाउट तो करते हैं लेकिन पता नहीं चलता कि वो ब्रीथ इन और विदाउट कर भी रहे हैं. विजुअल मूवमेंट नहीं है. सो यूजिंग विजुअल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज़ नॉट इनफ. इसका मतलब क्या हुआ कि विजुअल मूवमेंट को डिफाइनिंग कैरेक्टर बनाना लाइफ का वो पर्याप्त नहीं है. बात समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि मूवमेंट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बींग्स, बट विजुअल मूवमेंट इफ absent then we can't say that is नॉन लिविंग बींग्स. तो विजुअल मूवमेंट और नॉन विजुअल मूवमेंट का क्या मतलब है? मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल टू नेक्ड आई. एग्जाम्पल, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स को आप
देख नहीं सकते क्लास 9 आपको पता है कि एटम मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल नियर अबाउट, वी कॉन्ट सी नेक्ड आई। यदि उसमें मूवमेंट होगा, कोई केमिकल रिएक्शन होगा जिसमें एटम पार्टिसिपेट कर रहा है, तो आपको दिखाई नहीं देगा। और हमारी बॉडी का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल है। और सेल के अंदर क्या पाए जाते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। और ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, ये सब क्या हैं? ये सब इम्पॉर्टेंट है फॉर लाइफ के लिए। इज दिस इंडिविजुअल मॉलिकुलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ? इफ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू द प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट, दे विल से यस। इन फैक्ट वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिकुलर मूवमेंट इन देम। वायरसेस अपने अंदर कोई मॉलिकुलर मूवमेंट नहीं शो करता है। यदि आप प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से पूछोगे कि ये इंडिविजुअल मॉलिकुलर मूवमेंट नेसेसरी है, तो कहेंगे यस, ठीक है। और वायरस के बारे में तो सुने, कोरोना एक वायरस है, इसके अंदर मॉलिकुलर मूवमेंट नहीं हो रहा है। कब तक? जब तक कि किसी लिविंग सेल को इन्फेक्ट ना करे। एंड दैट इज़ द पार्टली वाई देयर इज़ अ कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। इसलिए कंट्रोवर्सी है कि ये पूरी तरह से जिंदा है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वायरसेस को किसी बोतल या शीशी में हज़ारों साल तक रख दोगे तो भी वो मरेंगे नहीं। वो वेट करेंगे, जैसे वो किसी लिविंग विंग से कांटेक्ट में आएंगे, लिविंग सेल के कांटेक्ट में आएंगे, वो अपना रिप्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। वाई आर मॉलिकुलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ? मॉलिकुलर मूवमेंट जिन लाइफ के लिए क्यों जरूरी है? वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिज आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर. They can have tissues, tissues have cells, cells have smaller component in them, and so on. Because of the effect of the environment, this organized order nature, living structure is very likely to keep breaking down over time. If order breaks down, the organism will no longer be alive. क्या कर रहा है कि हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, डिज़ाइन है, वो वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, जिसमें सेल हैं, टिश्यू हैं, आर्गन्स हैं। ये आर्डर का मेंटेन रहना ज़रूरी है। यदि आर्डर ये डिस्टर्ब हो जाए तो लाइफ क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी। और हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, हमको चोट लगता रहता है, डैमेज होता रहता है, इन सब की रिपेयरिंग ज़रूरी है। और इन सब की रिपेयरिंग के लिए इन मॉलिक्यूलर मूवमेंट का होना ज़रूरी है। सो लिविंग क्रिएचर मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर्स। सिंस ऑल दी स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, दे मस्ट मूव molecules around all the time. What are the maintenance process in the life organism? Let us explore. अब ये मेंटेनेंस जो हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? मॉलिकुलर मूवमेंट के थ्रू। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। चलो मूव ऑन करते हैं। What are life processes? The maintenance function of living organism must go on even when they are not doing anything particular. Even we are just sitting in the class, even if we are just asleep, the maintenance job has to go on. क्या कर रहा है? यदि आप क्लासरूम में चुपचाप बैठे हो या सो रहे हो, फिर भी आपके लाइफ को मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस जॉब लगातार चलता रहेगा। The processes which together perform this maintenance job are life process. This is the shortest definition of life processes. What? The processes which together perform this maintenance job are life processes. Example: respiration, digestion, excretion, etc. circulation. ये सब है। इन सब में से कोई एक भी प्रोसेस यदि स्टॉप हो जाता है तो आपकी लाइफ मेंटेन नहीं हो पाएगी। इन सभी प्रोसेस का एक साथ होना ज़रूरी है और लाइफ को मेंटेन तभी हो पाएगा। इसमें एक एक्सेप्शन है रिप्रोडक्शन प्रोसेसेस। रिप्रोडक्शन प्रोसेस इज नॉट अ इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस because without reproduction process an individual can survive, but without respiration an individual cannot survive. Since these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown. क्या कर रहा है? मेंटेनेंस प्रोसेस किस लिए ज़रूरी है? ताकि वो प्रिवेंट कर सके डैमेज और ब्रेकडाउन को। इसके लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी इज नीडेड फॉर देम। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ये एनर्जी कहाँ से आएगी? बॉडी के बाहर से आएगी। सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसलिए विच वी कॉल्ड फूड टू द इनसाइड, अ प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन। देखो, यदि एनर्जी चाहिए, एनर्जी हमको कैसे मिलेगा? फूड से मिलेगा। और ये फूड एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होगा? पूरे प्रोसेस को बोलेंगे न्यूट्रिशन प्रोसेस के थ्रू। ठीक
ठीक है, फूड आएगा, उसको डाइजेस्ट करोगे, डाइजेस्ट करोगे, एब्जॉर्ब करोगे, एब्जॉर्ब होने के बाद वो रिस्पायरेशन प्रोसेस करके क्या बनाएगा, एनर्जी बनाएगा. If the body size of the organism is to grow, additional raw material will also be needed from outside. Since life on the earth depends on carbon-based molecules, most of these food sources are also carbon-based. Depending on the complexity of these carbon sources, different organisms can then use different kind of nutritional processes. क्या कर रहा है, अर्थ पे जो लाइफ है वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल से मिलकर बना है. कैसे, कार्बन की खास प्रॉपर्टी है कैटेनेशन है, टेट्रावैलेंसी है, सब आप लोग क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 कार्बोनेट्स कंपाउंड्स में पढ़ोगे तो आप लोग की चीज़ें क्लियर होंगी. तो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स के लिए एक अलग सेक्शन है केमिस्ट्री में जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है जिसको बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स, और बायोमॉलिक्यूल्स से हम लोग सब बने हैं. तो हम लोग का भोजन भी क्या होगा, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, जैसे ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट हम इसको बोलते हैं, फैट है, लिपिड है, ये सब हमारे भोजन है. और ये सब भोजन किस चीज़ के होते हैं, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं. अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह के कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स लेता है, तो उनके कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गए, अलग अलग हो गए. द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी could be quite varied. Since the environment is not under the control of the individual organism, the source of energy therefore need to be broken down or built up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for the various molecular movements needed for maintaining the living structure as well as to the kind of molecules the body need to grow. क्या कर रहा है, एनर्जी चाहिए, आपने भोजन ले लिया तो मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होगा. तो जो ब्रेक डाउन होगा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का सिंपल मॉलिक्यूल्स में, इसी प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन. ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर फॉर्म इज नोन एज डाइजेशन. आफ्टर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी आर नेसेसरी. बॉडी के अंदर इसके लिए क्या चाहिए, एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन चाहिए. ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या है, मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए मोस्ट कॉमन रिएक्शन है जो ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर या लिविंग बींग्स के अंदर होते हैं. ऑक्सीडेशन क्या होते हैं, केमिस्ट्री का फर्स्ट ही चैप्टर है. ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन एटम इज एडेड टू अ मॉलिक्यूल्स. जहाँ ऑक्सीजन एटम ऐड हो उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं. रिडक्शन क्या है, जहाँ पे ऑक्सीजन एटम रिमूव हो या हाइड्रोजन एटम एडेड हो जाए उसको रिडक्शन बोलते हैं. ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्सेस फॉर सेलुलर नीड्स इज व्हाट वी कॉल रिस्पायरेशन. रिस्पायरेशन के बारे में मैंने बताया था कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल. समझ आ रही है, तो पावर हाउस ऑफ द सेल जो है उसी को माइटोकॉन्ड्रिया के किस प्रोसेस की वजह से बोलते हैं, रिस्पायरेशन को. तो रिस्पायरेशन के लिए क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए. ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे और क्या बनाएंगे, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. एटीपी को बोलते हैं एनर्जी करेंसी. फुल फॉर्म ऑफ एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 phosphate molecules. If one phosphate group is break down, energy is released and then ATP converted into ADP plus energy. ADP क्या है, adenosine diphosphate. Diphosphate means 2 phosphate groups. In the case of single-celled organism, no specific organ for taking in food, exchange of gases or removal of waste may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment. क्या कर रहा है, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि अमीबा है. ठीक है, अमीबा क्या है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है. अब उस ऑर्गेनिज्म में कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है डाइजेशन के लिए, वेस्ट को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि उसकी पूरी पूरी इंटायर सरफेस ही क्या है, इन्वायरमेंट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है. उसमें सारी प्रोसेस थ्रू द डिफ्यूजन के थ्रू हो जाते हैं. डिफ्यूजन क्लास 9 में मैंने बताया था, डिफ्यूजन इज द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन. क्लियर. नेक्स्ट क्या करा, बट व्हाट्स हैपन व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज एंड द बॉडी डिजाइन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स. क्या होगा यदि हम लोग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो जाएं. इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल्स मे नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट. जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं तो हम लोग की बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, लेकिन सभी सेल्स इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में है नहीं. आउटर सेल्स जो होंगे वही इन्वायरमेंट का, जैसे कि स्किन व इन्वायरमेंट, स्किन सेल्स हमारे इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में हैं. उसके अलावा और कोई सेल तो इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में नहीं है. अंदर चाहे लीवर का सेल हो, चाहे किडनी का सेल हो, चाहे ब्लड सेल्स हों,
उस इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में डायरेक्टली नहीं है। थर्स द सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट बी मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल्स, इसलिए जो सिंपल डिफ्यूजन है वो सभी सेल की ज़रूरतें नहीं पूरा कर पाएगा, क्योंकि डिफ्यूजन इज ए स्लो प्रोसेस आल्सो, और उसके लिए इन्वायरमेंट का कॉन्टैक्ट होना जरूरी है, क्योंकि सभी सेल के साथ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है। वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वेरियस बॉडी पार्ट्स हैव स्पेशलाइज्ड इन फंक्शंस दे परफॉर्म। वी आर फैमिलियर विद द आइडिया ऑफ दिस स्पेशलाइज्ड टिश्यू and with their organization in the body of the organism. It is therefore not surprising that the uptake of food of oxygen will also be a function of specialized tissue. क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में हर एक काम के लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, ठीक है, and with their organization in the body organism, it is therefore not surprising that uptake of food and oxygen will also be a function of specialized tissue. जो भोजन को लेना है, उससे एनर्जी को बनना है, ये भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू ही काम करेंगे। अब स्पेशलाइज्ड टिश्यू करेंगे, लेकिन भोजन और एनर्जी, फूड एंड एनर्जी की ज़रूरत बॉडी की ईच एंड एवरी सेल को जो है अब बन रहा है एक जगह फैक्ट्री में किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, बिस्किट नमकीन या ब्रेड्स के, तो इस सब की ज़रूरत तो हर एक लोगों को है। तो हर एक लोग तक पहुँचने के लिए क्या चाहिए, एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए, समझा रहे हैं। वैसे ही फूड और एनर्जी, फूड का डाइजेशन होना और उससे एनर्जी के बनने एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में काम करते हैं। इन जो ये फूड बना, इसको बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए, एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए। और ह्यूमन बीइंग को ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम ही जो पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जो ब्लड के माध्यम से पूरे सेल को न्यूट्रिशन पहुँचाता है, एनर्जी पहुँचाता है। प्लांट की बात करें तो जाइलम और फ्लोएम क्या है, उनके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। फ्लोएम क्या करता है, फूड मटेरियल को प्लांट के लीफ से रूट तक भी पहुंचाने का काम करता है, क्योंकि रूट में फूड नहीं बनते, लेकिन रूट को फूड तो चाहिए, एनर्जी तो चाहिए, ठीक है। तो दिस सिचुएशन क्रिएट्स नीड फॉर अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी। व्हेन chemical reaction use the carbon source and oxygen for energy generation, they create byproducts that are not only useless for the cell of the body but could even be harmful। जब एनर्जी बनता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो होता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि न केवल यूजलेस ही नहीं है, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल भी है। दिस वेस्ट बाई प्रोडक्ट्स आर देयरफॉर नीडेड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एंड डिस्कार्डेड आउटसाइड बाई अ प्रोसेस कॉल्ड एस्क्रेशन। तो इन सबको एस्क्रेशन प्रोसेस के थ्रू बॉडी से बाहर डिस्कार्ड करना जरूरी है। अगेन इफ द बेसिक रूल ऑफ द फॉर द बॉडी डिजाइन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर फॉलोड, a specialized tissue for aspiration will be developed। तो एस्क्रेशन के लिए एक स्पेशलाइज टिश्यू होना चाहिए, which means that the transporter system will need to transport waste away from the cell to this excreting system। वहाँ पे फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का रोल प्ले हो जाएगा, जो वेस्ट को एक्सक्रीटिव सिस्टम तक पहुँचाने का काम तो करेगा। लेट अस कंसिडर दिस वेरियस प्रोसेस सो एसेंशियल टू मेंटेन द लाइफ वन बाई वन हम लोग इस लाइफ प्रोसेस को पढ़ेंगे। इससे पहले ये इन टेक्स्ट के 4 प्रॉब्लम है, 1 बाय 1 हम लोग उसको डिस्कस करते हैं, और आज के लिए इतना ही रहेगा। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस। वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। अब इसका आंसर हम लोगों ने एक बार हम डिस्कस किया था, क्योंकि ह्यूमंस के सभी सेल क्या होंगे, इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ही होंगे। दूसरी बात डिफ्यूजन क्या है, वेरी स्लो प्रोसेस है। और तीसरी बात है एनर्जी रिक्वायरमेंट इज आल्सो वेरी हाई बिकॉज ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स। इन तीनों फैक्टर की वजह से क्या है, डिफ्यूजन इज अनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। व्हाट क्राइटेरिया डू यू यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। इसका आंसर क्या होगा, आप लिविंग बींग्स के 3-4 कैरेक्टर्स लिख दीजिएगा, जिससे पता चले कि वो लिविंग बींग्स हैं। व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज फॉर बाई एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए आउटसाइड बॉडी के, तो आंसर एक वर्ड में है फूड। फूड इज द रॉ मटेरियल यूज बाई एन ऑर्गेनिज्म। What process would you consider essential for maintaining the life? इसका आंसर एक वर्ड की बात करें तो लाइफ प्रोसेसेस इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द लाइफ। एग्जाम्पल लिख देना, रिस्पायरेशन, एस्क्रेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन एट एक्स्ट्रा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन।